Hello students, welcome to our YouTube channel PRV Innovator Academy. Today we discuss the topic of metal and non-metal. चैप्टर 3 है हमारी क्लास 10th का। तो हम डिस्कस करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, प्लस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके साथ ही हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस चैप्टर में अंदर है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि मेटल हमें दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारा कि जो मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर? तो जो मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो साइन करती है। ठीक है ना, तो इनकी जो सरफेस है वो साइन करती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लस्ट्रस। ठीक है, तो मेटल सारे लस्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के दोनों आपके लस्टर मेटल है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अगर हार्डनेस की हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर एंड आयरन, ये दोनों के दोनों हार्ड मेटल है हमारे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीन हमारे ऐसे मेटल हैं जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि सारे मेटल्स को हार्ड होना चाहिए था, लेकिन ये तीन मेटल ऐसे जो हमारे सॉफ्ट होते हैं। जनरली इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको इजीली हम नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी स्टेट। स्टेट की अगर हम बात करें तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है कि जो मरकरी है वो हमारा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगली फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मेलिएबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी? तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल को हम अगर किसी हैमर से मारें तो स्ट्राइक करने के बाद उससे एक थिन शीट बनाई जा सकती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल होना। ठीक है ना, तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो हमारे ऐसे मेटल हैं जो कि मोस्ट मेलेबल होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? तो मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, यानी कि मेटल जो होते हैं उनको थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम आयन के हम वायर बनाते हैं जो कि हम डोमेस्टिक सर्किट में यूज लेते हैं, घरों में हम यूज लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 6 वो है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है? तो जो आपके मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आप पूछोगे कि सर हम गोल्ड और सिल्वर के हम वायर यूज क्यों लेते हैं घरों में? तो बेटा ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा गुड कंडक्टर की जगह हम थोड़ा बैड कंडक्टर, यानी कम कंडक्ट होने वाला अपन मेटेरियल यूज ले लेते हैं। जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, वो थोड़ा इतना बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सस्ते होने की वजह से हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, यानी कि इजीली ये मेल्ट नहीं हो सकते हल्के फुल्के टेम्परेचर से। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, गैलियम और सीजियम दो हमारे ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इतना लो होता है कि इनको अगर आप हथेली के ऊपर रख भी लोगे, इनको अगर नॉर्मल पाम के ऊपर अगर आप रखोगे तो यहाँ पर रखने की वजह से ही ये मेल्ट हो सकते हैं, इजीली ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आपकी सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? तो मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन ए हार्ड सरफेस तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस होना। ठीक है, अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑक्साइड्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स की। तो जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में होते हैं बेसिक, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है ना, एसिड और बेस चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है जो उनका नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर। ठीक है ना, तो या तो किसी भी चीज का जो नेचर है वो बेसिक मिलेगा, एसिडिक या न्यूट्रल, तो इनमें से हमारा ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसमें देखेंगे हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की होती है वो जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लस्ट्रस, जैसे कि हमारे सारे के सारे मेटल लस्टर थे, लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनके पास शाइनी सरफेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल्स थे वो हार्ड थे, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड, जो कि कार्बन की एक फॉर्म है आपकी। तो डायमंड आपका हार्ड होता है, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल को सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन डायमंड आपका कैसा होता है, हार्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टेट। अगर हम बात करें नॉन मेटल की स्टेट की, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैसेस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, और वो है आपका ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी।
अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल सारे के सारे मेलिएबल थे, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी की बात करें तो जितने भी मेटल थे वो डक्टाइल थे, लेकिन नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। अगर हम कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो इसका एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते ही नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से कंडक्शन करता है। कहाँ मिलता है? तो जो आपने पेंसिल होती है लिखने की, उस पेंसिल के अंदर जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। उससे आप देख सकते हो कि जो ग्रेफाइट होता है वो आराम से इजिली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है डेंसिटी। जो डेंसिटी थी आपकी मेटल्स की वो थी हाई डेंसिटी, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? जस्ट अपोजिट, मतलब कि लो डेंसिटी होती है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है? लो होता है। सोनोरस की बात करें तो जितने भी मेटल थे आपके सोनोरस थे, यानी कि सारे के सारे जो मेटल्स थे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सोनोरस नहीं होते, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक थे नेचर के अंदर, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके नेचर के अंदर होते हैं एसिडिक इन नेचर। आई होप कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो चालू है। हाँ, इसमें तो बहुत भयंकर कचरा है। उसमें फ्रिज में रखी थी कि छान के दो लाओ। वीडियो चालू है भाई, मेरी वीडियो लेंथी हो जाएगी। जितना छन गया उतना तो पिला देला मेरे को, फिर मैं कंप्लीट कर लूंगा। तेरे पापा या पापा गुस्सा आ रहे क्यों? ठीक है, एक मिनट चुप रहना ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं हमारी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले जो हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, यानी कि मेटल के हम एयर से रिएक्शन कराएंगे। एयर मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और बहुत सारी और भी गैसेज होती है, ठीक है ना। तो इससे हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करता है या नहीं करता वो हमें देखना है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल जो होते हैं वो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद में क्या फॉर्म करते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जब भी मेटल आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा यहाँ से बनाएगा ये मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं अपन ले लेते हैं कॉपर को। कॉपर हमारा एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल तरीके से नहीं होती है, इसको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है, और मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है आपको कि जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो आपका एल्यूमिनियम है ये हमारा मेटल है, इससे भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। हीट अगर ये हीट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि वैसे तो चैप्टर नंबर 2 का है, लेकिन यहाँ पे 3rd में भी हमें देखने को मिलता है, अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो कुछ मेटेलिक ऑक्साइड, भाई यहाँ से मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, तो उनमें से कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं आपके जो क्या करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ऐसे ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम जो हमने अभी बनाया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपका ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों बोला हमने एम्फोटेरिक इसको? क्योंकि ये देखो यहाँ पर एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों जगह से यहाँ से आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं वो हमारे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे कुछ नोट लगा के हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो है कि जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड आपके वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। तो जो भी मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो फॉर्म करते हैं एल्कलाइज, ठीक है ना। एल्कलाइज मतलब बेस बनाते हैं वो, ठीक है ना, बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है,
सोडियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ में डिजोल्व होगा तो यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए हमने बोला कि जितने भी ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में घुल सकते हैं वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस। तो ये जो हमारा NaOH है ये हमारा एक तरीके का बेस है, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पर जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि एक तरीके का एक बेस है जिसको हम एल्कलाई बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि जो वाटर सोल्यूबल मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेस बनाते हैं। चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर। हम देखते हैं कि भाई जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से, भाई अब सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो वो ऑक्सीजन से सारे के सारे एक तरीके से तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो अलग अलग मैनर में रिएक्ट करते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है उनकी, ठीक है। हम देखते हैं कि किस मेटल की हमारी कितनी रिएक्टिविटी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, तो बात करते हैं सोडियम की। सोडियम और पोटेशियम दो हमारे ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में बहुत स्पीड से, विगोरसली, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। इतनी फास्ट कि अगर हम उनको खुले में छोड़ देंगे तो जो हमारी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ये फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें तुरंत ही आग लग जाएगी, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कैप्ट करना पड़ता है कैरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि कैरोसिन ऑयल के अंदर हम रखेंगे तो उससे क्या है, ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे और इनमें फायर कैच नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों कैप्ट करते हैं, तो उसका रीजन है कि भाई वो जल्दी से फायर कैच नहीं करें उसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत तेज रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। आगे हमारे चार मेटल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनकी जो सरफेस होती है ये रिएक्ट करते हैं, इनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। भाई ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करते हैं और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये इनको फर्दर दोबारा ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। यानी कि एक बार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऊपर एक बार रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद में ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और लेयर बनने के बाद में अब ये दोबारा आपको ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि दोबारा ये डैमेज नहीं हो पाएंगे अब दोबारा। तो ये जो आपकी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है ये इनको प्रिवेंटेशन करती है फर्दर ऑक्सीडेशन होने से, ठीक है ना। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है इनके ऊपर। उसके बाद Fe की बात करें तो Fe जो होता है वो कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो आयरन फिलिंग्स की बात करें, यानी कि इसको अगर पाउडर फॉर्म में हम लेंगे तो आयरन फिलिंग्स को अगर हम हल्की जलती हुई फ्लेम के ऊपर अगर डालेंगे तो ये हमें बर्न होते हुए नजर आएंगे बहुत फास्ट, ठीक है ना, विगोरसली, ठीक है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो होता है वो ये भी बर्न नहीं होता है, और जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। क्या बना लेता है, तो ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं अपन Au और Ag को, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर को। तो गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े से नवाब हैं, मतलब अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं इनके बारे में कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दो हमारे ऐसे मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से दो ऐसे मेटल जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो है आपके गोल्ड एंड सिल्वर। आगे देखते हैं अपन रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर हम बात करें वाटर के साथ रिएक्शन की, तो जो आपके मेटल होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो जब भी मेटल आपके रिएक्ट करेंगे विद वाटर तो ये प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो देखो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, तो दोबारा डिजोल्व होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये डबल स्टेप रिएक्शन होगी एक तरीके से, यानी कि जो ये सोडियम है एक मेटल है, ये जब भी वाटर में डिजोल्व होएगा तो ये पहले स्टेप में, यहाँ पर मैं साइड में स्पेस है उसमें समझा रहा हूँ कि भाई जब भी आपका जो सोडियम है वो जब भी आपका वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, ये पहले बनाता है सोडियम ऑक्साइड। ये पहले क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये दोबारा जो है, ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड बना है ये दोबारा आपका जो वाटर है उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट होने के बाद में फिर ये बनाता है NaOH, ठीक है ना। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका सेकंड स्टेप में बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता। पहले बनता है सोडियम ऑक्साइड और फिर ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये दोबारा से वाटर से रिएक्ट करेगा और फिर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर अपन ने सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख रखी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने डबल स्टेप रिएक्शन इसकी समझा दिया। सेम टू सेम कैल्शियम है, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। Fe भी आपका वाटर से रिएक्ट करके Fe यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोक्साइड भी बनता है, यानी कि आगे जाके जब वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपके एल्यूमिनियम है और जो Fe है इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं, सारे मेटलिक ऑक्साइड डिजोल्व नहीं होते हैं। तो जो होते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, तो ये दोनों के दोनों आपके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और ये दोनों आपके हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। नीचे देखो अब जितने भी हमारे मेटल है वो अलग अलग डिफरेंट रिएक्टिविटी के होते हैं, इस वजह से ये भी अपने डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की। तो ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, और जो एल्यूमिनियम है, Fe है और जिंक है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक खास बात और होती है कि ये जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये
एक बबल्स की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये वाटर सरफेस पर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो कि वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तो वो है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम। जबकि कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि Au, Ag, कॉपर एंड लेड। ये हमारे कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। देखो आगे थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो हम देखते हैं कि मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। तो जब भी मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जैसे कि Fe हमारा एक मेटल है, ये हमारा एक HCl है जो कि किस फॉर्म में ले रखा है हमने, इसको ले रखा है हमने डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है ना। इसको हमने डाइल्यूट फॉर्म में ले आया है, तो ये डाइल्यूट एसिड है आपका, इससे रिएक्शन होगी। तो इससे एक मिनट, इससे रिएक्शन के ड्यूरिंग यहाँ से फेरिक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करके यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, तो यहाँ से सॉल्ट बन रहा है, ये दोनों के दोनों आपके सॉल्ट हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं जो कि एक ऐसा एसिड है जिससे रिएक्ट नहीं करते। कौन सा एसिड है वो, तो वो है आपका नाइट्रिक एसिड। तो कुछ मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्शन तो होती है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन तो होती है, लेकिन खास बात क्या है कि इस नाइट्रिक एसिड के साथ में जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद में यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि ज्यादातर एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। उसका रीजन क्या है, तो देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके पास ऑक्सीजन होता है, तो खुद ऑक्सीजन कंटेन करता है, इसकी वजह से ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो भी जाती है तो प्रोड्यूस होने से पहले उसके अंदर ऑक्सीजन है ये ऐड कर देता है। और जब भी आपका ऑक्सीडेशन ऐड मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन ऐड करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो नाइट्रिक एसिड है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस को बनने ही नहीं देता, तुरंत उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उससे क्या बना देता है, वाटर बना देता है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब अब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने वाले मेटल भी कहीं ना कहीं तो होंगे। तो हमारे दो मेटल ऐसे हैं जो इसको चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज करने वाले मेटल कौन कौन से हैं, वो है हमारा मैग्नीशियम और एक हमारा है मैग्नीज। दो ऐसे मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड को चैलेंज करते हैं और इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस आराम से इजीली इवॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो कॉपर है उसके बारे में एक पॉइंट आपको देखना है कि जो कॉपर है वो आपका डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया होता क्या है, एक्वेरेजिया क्या होता है उसको ध्यान में रखना है आपको कि मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3। यानी कि जब भी हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे तो वहां से जो भी चीज फॉर्म होगी उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन एक्वेरेजिया, ठीक है ना। चौथी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यानी कि ऑलरेडी जो मेटल सॉल्ट होता है उसके सॉल्यूशन से हमें मेटल की रिएक्शन करवानी है। तो देखो ये हमने पहले भी पढ़ रखे चैप्टर नंबर 1 में, जब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था तो वहां पर भी हमने एक मेटल सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर दूसरे मेटल को डाला था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके से। तो ये जो मेटल ए है ये हाई रिएक्टिव होता है और ये हमारा मेटल जो बी है जिसका हमने सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर हमने उसके अंदर Fe को डाल दिया। तो Fe ज्यादा ताकतवर होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फिर सल्फेट बना लेगा और कॉपर हमारा अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है हमारी मेटल्स की अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ में रिएक्शन, ठीक है। आगे देखो हमारी आती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर मेटल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के तौर पर, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। यानी कि ऊपर के जो मेटल हैं वो हमारे मोर रिएक्टिव होते हैं और जो हमारे मिडल रिएक्टिव होते हैं यहाँ पर, और नीचे वाले लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो जो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ऐसे नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये जो आपकी रिएक्टिविटी है ये क्या हो रही है आपकी, ये रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का। आगे देखते हैं अपन रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। हम देखते हैं कि भाई अपन ने 4 रिएक्शन देख ली, 5वें रिएक्शन में कि हम मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करा के देखते हैं, डायरेक्ट दोनों के आपस में रिएक्शन करवा देते हैं। तो जब भी आपका मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा आयनिक कंपाउंड। देखते हैं कैसे। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी चीज आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो वहां से क्या बनता है, वहां से एक आयन फॉर्म होता है। आयन फॉर्म होता है कौन सा, कैटायन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और कैटायन फॉर्म कर लेते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो भी चीज आपका इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कि वो एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों के पास यानी कि मेटल
जितने भी होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो एनायन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ से दो आयन बन गए। अब ये दोनों आयन आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इनके बीच में, और इलेक्ट्रॉन के लेन देन होने की वजह से यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, द कंपाउंड फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होगा, और उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, और या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। देखते हैं एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे होता है। तो NaCl एक तरीके का आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट नहीं सॉरी आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे बना तो देखते हैं। सोडियम की अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, यानी कि इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले वाली L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आगे वाली सेल में जो सबसे बाहर वाली जो सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो अपना बाहर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद लॉस करने के बाद ये बना लेता है Na+, और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है 28, और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से Na+, यानी कि ये हो गया आपका कैटायन फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया, कैटायन फॉर्म हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं Cl-, देखो Cl कैसे बनेगा। तो 287 इसका आपका, तो देखो इसको भाई आउटर सेल के अंदर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर वाली सेल इसकी कंप्लीट फुलफिल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है, गेन करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 287 से हो जाता है 288, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो देने की वजह से यहाँ पर इसके पास 7 थे, इसके पास 1 था। देखो आउटर सेल में इसके पास 1 है, इसके पास 6 तो पहले से खुद के पास है, 7 है ऑलरेडी, और 1 और आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन होने की वजह से यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaCl, और ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है। सेम टू सेम मैग्नीशियम क्लोराइड आपका ये बनेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए एक मैग्नीशियम से हमेशा 2 क्लोरीन जुड़ते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को दे देता है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका MgCl2। और ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है वो आपके आयनिक कंपाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एग्जाम में बारी बारी पूछ लिया जाता है, कभी भी एवरी ईयर, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि भाई जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फिजिकल नेचर होता है वो सॉलिड होता है, जनरली हार्ड होते हैं, और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, यानी कि अगर हम इनको किसी छोटी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगे। ब्रिटल का मतलब बिखर जाना, ठीक है ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में बिल्कुल ये ब्रेक हो जाएंगे। अगला पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका हाई होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि इजीली ये ना तो मेल्ट होते हैं और ना ही बॉयल हो पाते हैं, ठीक है ना। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो सोलिबिलिटी होती है वो होती है इनकी, ये जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये जितने भी होते हैं आयनिक कंपाउंड ये वाटर में आराम से डिजोल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बट केरोसिन और पेट्रोल इनके अंदर ये डिजोल्व नहीं हो सकते। किसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, ओनली वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। कंडक्शन की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भाई वाटर के अंदर आराम से डिजोल्व हो सकते हैं, इसीलिए ये आयन प्रोड्यूस करेंगे। और आयन प्रोड्यूस करेंगे तो जो इनकी मोल्टेन फॉर्म है, जब वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, पिघली हुई अवस्था, मोल्टेन फॉर्म का मतलब पिघल जाने के बाद में ये आराम से इनका जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। लेकिन अगर जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये मोल्टन स्टेट में रहेंगे यानी पिघली हुई अवस्था में रहेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आराम से कर पाएंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि भाई ये जो मेटल है हमें मिलते कहाँ से हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल, की भाई इनको हमने कैसे निकाला। तो देखो सबसे पहले हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ की बहुत सारी लेयर होती है हमारी, उनमें बहुत सारी लेयर्स के अंदर ये जो अर्थ है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, उसके अंदर एक लेयर होती है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें सबसे पहले मिलते हैं मिनरल्स। तो द एलिमेंट ऑफ अर्थ विच ऑकर नेचुरली इज अर्थ क्रस्ट, यानी कि इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो कि क्या होते हैं नेचुरली मिलते हैं किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको बोलते हैं अपन मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना प्योर फॉर्म में तो रहते नहीं है, इन सारे के सारे मिनरल्स में कोई ना कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो जो इंप्योरिटी वाले जो इम्प्योर मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे मिनरल्स जिनके पास हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं अदर मेटल के, या फिर प्रोबेबली उनके अंदर इम्प्योरिटी होती है, उनको बोलते हैं ओर्स, यानी कि ठीक है ना। तो
ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हाई मेटल प्रेजेंट होता है, मेटल के साथ साथ इंप्योरिटी भी होती है इनके अंदर, लेकिन सारे मिनरल्स के पास मेटल नहीं होते। जो हाई मेटल कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन ओर्स, जिनसे अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो ऐसे मिनरल्स को हम बोलेंगे ओर्स। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें मिनरल्स मिलता है, सारे के सारे मिनरल्स के पास मेटल नहीं होता है। जितने भी मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेटल होता है उनको हम ओर्स बोलते हैं। अब ये जो ओर्स है उनके पास इंप्योरिटी मिलती है, तो जो इंप्योरिटी उनमें प्रेजेंट होती है उस इंप्योरिटी को बोलते हैं अपन गैंग, यानी कि ओर्स आर यूजुअली कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। तो इस इंप्योरिटी को, जैसे कि मिट्टी हो सकती है, सैंड हो सकती है, इसको बोलते हैं अपन गैंग। ये इस इंप्योरिटी को क्या बोलेंगे हम, गैंग। अब ये जो मिनरल्स हैं इनके अंदर मेटल तो प्रेजेंट है लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है, गैंग भी है ओर्स के अंदर और बहुत सारी इंप्योरिटी है उसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब हमें मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो एक्सट्रैक्शन करने के कुछ स्टेप्स हैं हमारे, तो हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या मीनिंग है इनरिचमेंट का, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इनरिचमेंट। तो इनरिचमेंट ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम ओर्स, यानी कि जो हमारे ओर्स होते हैं उनके अंदर गैंग होती है, यानी कि इंप्योरिटी होती है। तो उस गैंग को जब हम ओर्स से अलग कर देते हैं, तो जो सेपरेशन यानी कि रिमूवल ऑफ गैंग की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इनरिचमेंट करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ओर्स होते हैं जिनके अंदर गैंग प्रेजेंट है उसमें इनरिचमेंट करेंगे, यानी कि हमने गैंग को अलग कर दिया। अब हमारे पास ओर्स हमारे गैंग अलग कर दी, और इनरिचमेंट के बाद में हमारा एक सिंपल प्योर फॉर्म में ओर्स मिल गया, लेकिन वो कंप्लीटली प्योर नहीं है अभी भी, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी वो कंप्लीट प्योर नहीं होता, उसके बाद उसको हम रिफाइनरीज में भेजते हैं उसके रिफाइनिंग के लिए। तो मेटल जब रिफाइन हो जाता है उसके बाद वो कंप्लीट प्योर हो जाता है। तो हमारे 3 स्टेप है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की। हम देखते हैं एक एक स्टेप को कंटिन्यू। देखो, हमारे जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का जो हमारा मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हमें इनकी जो मोल्टेन फॉर्म है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और फिर हमें प्योर मेटल मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल रिएक्टिव की। जो हमारे मिडल रिएक्टिव मेटल होते हैं, मीडियम रिएक्टिव, उनको हम 2 तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो हम उनका कैल्सिनेशन करवाकर, एक हमें उनकी रोस्टिंग करवानी होती है। वो जो हमारे मिडल रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके जो ओर्स हैं हमें किस किस फॉर्म में मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर हमें सल्फाइड की फॉर्म में। ऐसा समझो कि भाई मेटल के अंदर इंप्योरिटी होती किस चीज की है। तो जो मेटल होते हैं या तो उनके अंदर कार्बोनेट मिला हुआ मिलेगा आपको ना, या तो मेटल्स के अंदर कार्बोनेट मिलेगा, या फिर मेटल के अंदर मिलेगा आपको सल्फाइड, ठीक है ना, या फिर उनके अंदर मिलेगा आपको ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड को, सल्फाइड को और कार्बोनेट को हमें अलग करना होता है। तो जो कार्बोनेट से जो हमारे ऐसे मेटल होते हैं जिनके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो उसको हम कैल्सिनेशन के थ्रू प्योर करेंगे। ऐसे जो होते हैं जिनके अंदर सल्फाइड प्रेजेंट होता है उनको हम रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करने के बाद में हमारा ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्साइड से हम रिडक्शन करवा के और फिर इनको प्योर फॉर्म में ले लेंगे। वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो मिलते हैं मेनली सल्फाइड की फॉर्म में। तो जो भी सल्फाइड की फॉर्म में उनकी हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद में जो हमें मेटल मिलेगा उसकी हम रिफाइनिंग कर सकते हैं, उससे हमें प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे ये 3 तरीके के हमारे मेथड्स हैं। लो रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने का अलग मेथड है रोस्टिंग, मिडिल रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के 2 मेथड है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, और हाई रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो नॉर्मली हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करवाकर उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। तो हम देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका करवाएंगे हम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ हीट अप करेंगे उनको, ठीक है ना। तो इनका हम रिडक्शन करवाते फिर बाद में, ठीक है ना, हीटिंग के थ्रू। तो देखो एग्जांपल के लिए समझो कि हमारा जो जैसे कि हमारा मरकरी है, इसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी जो इम्प्योर फॉर्म होती है, इसका जो ओर्स होता है उसको बोलते हैं सिनेबार, HGS। आपसे पूछा जा सकता है सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से बनेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब देखो जब भी हम किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, यानी कि हम जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग से हेल्प से उनको हम ऑक्साइड बनाएंगे। तो देखो HGS की हमने रोस्टिंग करवा दी, रोस्टिंग करने के बाद में यहाँ से ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर रिलीज हो गई। अब हम इस
ऑक्साइड को दोबारा फर्दर हीट करेंगे और हम करवाएंगे हीट के थ्रू रिडक्शन। क्योंकि किसी भी चीज को रिडक्शन करवाने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। किसी भी चीज को रिडक्शन करवाने के दो तीन तरीके हैं, या तो हम उसको हीट कर सकते हैं या फिर हम उसके अंदर रेड्यूसिंग एजेंट यूज ले सकते हैं। तो रेड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, हमारा हाइड्रोजन है वो एक रेड्यूसिंग एजेंट है, हमारा कार्बन है वो एक रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन की हेल्प लेनी पड़ेगी, कार्बन की, या फिर हम हीट करके भी रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल हीट करने से काम चल जाएगा। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद में यहाँ से हमें प्योर फॉर्म में मरकरी मिल जाता है। अब हम इसकी रिफाइनिंग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पर हमारा क्यूप्रिक सल्फाइड है, इससे भी हम पहले रोस्टिंग करवाएंगे, फिर ऑक्साइड बनेगा और फिर इस ऑक्साइड को दोबारा हम फर्दर हीट करेंगे वापस से कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमें दोबारा कॉपर मिलेगा। अब देखो हमने दोबारा कॉपर सल्फाइड क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि हम एक ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा कॉपर को प्योरीफाई कर पाए, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव, सॉरी मिडल रिएक्टिव, है ना। अब मिडल रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, क्योंकि ये दो तरीके के फॉर्म में मिलते हैं हमें, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। तो इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस क्या है, या तो रोस्टिंग करवानी पड़ेगी या फिर हमें कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा। तो रोस्टिंग क्या होती है, तो रोस्टिंग होती है मेनली सल्फाइड ओर्स की। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और हीट करने के बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रोस्टिंग, ठीक है ना। तो रोस्टिंग करवाने के बाद में ये यहाँ से बन जाएगा ऑक्साइड, ठीक है। और जो कैल्सिनेशन होता है उसका क्या होता है, कैल्सिनेशन के अंदर भी हम हीट तो करते हैं, लेकिन हीट करते हैं डायरेक्ट, ऑक्सीजन की वहां पर एब्सेंट रहती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हीट करेंगे वो रोस्टिंग होता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे वो कैल्सिनेशन होता है। और ये होता है मेनली कार्बोनेट ओर्स के अंदर, ठीक है ना। तो जितने भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या होती है वो प्रोसेस हमारी, कैल्सिनेशन। जैसे कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, इसको डायरेक्ट हीट कर दिया, ऑक्सीजन हमारी नहीं है, तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो देखो नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, यानी कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से दोनों। स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट पार्ट रिकॉर्ड हुआ है उसके अंदर लास्ट के कुछ टाइम में माइक हमारा स्टॉप हो गया था, माइक में आवाज कैप्चर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो पार्ट हमारा खराब हो गया। तो मुझे दोबारा अगेन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आगे हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने लास्ट अभी तक पढ़ लिया है कि जो हमारे मिडल रिएक्टिव जो आपके मेटल्स होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनका उसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो इस मेटल ऑक्साइड का हमें अब करवाना है रिडक्शन। तो हम देखते हैं अगली स्लाइड पर कि रिडक्शन कैसे करवाएंगे इसका। तो देखो रिडक्शन क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनमें से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, और रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं रिडक्शन। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसको अगर हम किसी भी मेटल से या किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो रिडक्शन होती है। उसके लिए हमें कुछ रेड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेड्यूसिंग एजेंट है हमारा कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों हमारे रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हमारे एक ऑक्साइड है, इसमें हमने कार्बन ऐड किया, कार्बन ऐड करने के बाद में ये जिंक है हमारा, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद जिंक हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। तो ये हमारा एक रिडक्शन है, ठीक है ना। तो जितनी भी ऑक्साइड हमें मिलेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, उन सबका हम ऑक्सीजन रिमूव करके और रिडक्शन करवा लेंगे, ठीक है। आगे देखो हम थर्ड टाइप के जो मेटल्स होते हैं जो कि हाई रिएक्टिव होते हैं, टॉप रिएक्टिव होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो ये टॉप रिएक्टिव जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से रेड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि हमें इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी पड़ती है इनकी मोल्टेन स्टेट में, ठीक है ना। तो देखो हम मोल्टेन स्टेट ले लेंगे यहाँ पर। तो जो हमने NaCl है, NaCl को हमने यहाँ पर पानी में घोल दिया, तो ये मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद में इसका एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक हमारा कैथोड है, एक हमारा एनोड है। कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमने बैटरी लगा दी जिससे कि हम करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे हम इसके अंदर स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी की हेल्प से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जो आपका NaCl है वो ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- के अंदर। तो देखो कैसे ब्रेक होगा। तो ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका ये लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद में ये बना लेगा Na+, ठीक है। यहाँ से ये Na+ बनाता है। और ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और गेन करने के बाद में ये बना लेता है Cl- का 2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी एनोड पर होती है, ये रिएक्शन आपकी कैथोड पर होती है। उसके बाद देखो ये जो Na
है ये सीधा सीधा कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो सोडियम है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से सोडियम को हम कैथोड के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इस कैथोड से हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट तीनों टाइप के जो मिडल रिएक्टिव थे, लो रिएक्टिव थे या हाई रिएक्टिव थे, तीनों टाइप के मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो चुका है। तो अब हम इनकी करेंगे रिफाइनिंग। तो लास्ट है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो देखो, जब हम इन मेटल्स की रिफाइनिंग करेंगे तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम जो एनोड और कैथोड लेंगे वो हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेंगे। यानी कि हमें जो कैथोड है वो तो प्योर मेटल का बनाना है, और एनोड है वो हमें इम्प्योर मेटल का, यानी कि जो हमने अभी अभी रिसीव किया है, जिनको हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की ड्यूरिंग अभी अभी रिसीव किया है, उस इम्प्योर मेटल का, क्योंकि अभी भी वो कम्प्लीटली प्योर नहीं है, उस इम्प्योर मेटल का हम बनाएंगे एनोड, ठीक है ना। तो एनोड हम इम्प्योर मेटल का बनाएंगे और जो कैथोड है हम प्योर मेटल का बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, तो देखो इसके अंदर भी हम वापस से वही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट हो पाए, ठीक है ना। तो हम लेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉल्यूशन। तो वो उसके लिए हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, जो कि बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। इसके अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एक एनोड, लेकिन इस बार जो कैथोड है वो हमारा प्योर का है और जो हमारा एनोड है वो एक इम्प्योर का है, ठीक है ना। अब देखो इस एनोड के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो आपका मेटल जो इसके अंदर प्रेजेंट है और दूसरा एक इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे बैटरी की हेल्प से, तो करंट फ्लो होते ही इसके अंदर ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद इसमें से एक तो कॉपर +2 आयंस निकलेंगे और दूसरी इसके अंदर से इम्प्योरिटी निकलेगी। ये जो इम्प्योरिटी है ये जाकर यहाँ पर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, एज ए प्रेसिपिटेट हमें मिल जाती है और ये नीचे जम जाती है। जब ये नीचे जम जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एनोड मड, ठीक है ना। और ये जो कॉपर +2 आयंस हैं ये किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा मूव करेंगे किस साइड, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखो हमने नीचे लिखा हुआ है कि भाई जैसे हम इम्प्योर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये इम्प्योर मेटल डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होने के बाद में जो आपका प्योर मेटल है वो तो कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आपकी इम्प्योरिटी है सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम एनोड मड बोलेंगे। एनोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो एनोड के ऊपर जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर +2 बनाएगा और वहां से रिलीज हो जाएगा। सेम टू सेम कैथोड के ऊपर जो कॉपर +2 है ये जाकर 2 इलेक्ट्रॉन वहां से कैथोड से रिसीव कर लेता है और ये कॉपर बना लेता है। तो ये प्योर फॉर्म में हमें कॉपर कैथोड के ऊपर रिसीव हो जाता है, और बाकी जो इम्प्योरिटी है वो एनोड मड की फॉर्म में हमें अलग से मिल जाती है। ये प्रोसेस है आपकी रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिफाइनिंग करते हैं। अब छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है आगे, हमने इस मेटल को रिफाइन कर लिया, रिफाइन करने के बाद में अब छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है आपका कोरोजन। अब हम देखते हैं व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन के अंदर आप क्या देखोगे कि जो हमारी सरफेस होती है, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कोरोजन डिस्कस किया था। तो अब इसके अंदर होते क्या है कि जो हमारी मेटल की सरफेस होती है वो जैसे ही आपके मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है, तो ये इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन कोरोजन, ठीक है ना। जैसे कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर बन जाना, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाना और आयरन के ऊपर ब्राउन लेयर बन जाना, यानी कि इस प्रोसेस को रस्टिंग भी बोलते हैं, पर रस्ट बन जाती है, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट के लिए हम पेंटिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे या ग्रीसिंग करेंगे या गैल्वेनाइजेशन करेंगे। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम जिंक मेटल की एक लेयर बना लेते हैं, यानी कि दूसरे मेटल के ऊपर जिंक को अप्लाई कर दो, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोरोजन नहीं लगेगी, ठीक है ना। सेम टू सेम आप यहाँ पर क्रोमियम की प्लेटिंग भी कर सकते हो। क्रोमियम प्लेटिंग को अपन दूसरी लैंग्वेज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हो आप, और एनोडाइजिंग भी कर सकते हो। एनोडाइजिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, एनोडाइजिंग के अंदर अपन एल्यूमिनियम जो होता है उसकी प्लेटिंग करते हैं सेम टू सेम, ठीक है ना। और अलॉय भी बना सकते हैं। अलॉय बनाने का मतलब ये है कि 2 मेटल को अगर आपस में मिक्स कर दोगे तो वहां पर भी आपकी कोरोजन नहीं हो पाएगी। तो देखो अलॉय होते क्या है, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, उसको बोलेंगे अपन अलॉय। कुछ एग्जांपल दिए हैं अलॉय के, जैसे कि आयरन भी आपका एक अलॉय होता है, आयरन के अंदर कार्बन की इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है तो वो आपका अलॉय हो जाता है, ठीक है ना। स्टील में आपका अनदर एग्जांपल है अलॉय का, इसके अंदर हम आयरन, निकल, क्रोमियम तीनों चीजों को मिलाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टील जो होता है उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स इंक्लूड होते हैं, तो उसके अंदर होता है आयरन, निकल और क्रोमियम। उसके बाद आप ब्रेस भी एक अलॉय है जिसको भी बना सकते हो कॉपर और जिंक की हेल्प से। ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन की हेल्प से बनता है। एक अमलगम और होता है, अमलगम कैसे बनेगा, तो अमलगम के अंदर क्या करेंगे कि एक मेटल इसमें फिक्स होता है मरकरी, और उसके साथ अगर हम दूसरा कोई भी मेटल ऐड करेंगे तो वो हमारा बनता है अमलगम, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, जो मैंने दोनों का ऐड करके एक सिंगल वीडियो में 1 शॉट बनाया है इसका। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप की सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, वीक रह गया, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से डिस्क्रिप्शन वीडियो बना दूंगा कंप्लीट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो सब्सक्राइब करना कंपलसरी, तभी मैं आगे आपको सारी वीडियोज़ या सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप चैनल पे अपनी इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास 10th के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस आपका बचा है वो कंप्लीट अपलोड होता जाएगा टाइम टू टाइम, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।